1934 में इंडियाना की क्राउन पॉइंट जेल से एक कैदी एस्केप करता है। ये जेल ब्रेक एक मास्टर स्ट्रोक था और इसका अंजाम जॉन डिलिंजर नाम के कैदी ने दिया था। लेकिन ये एस्केप किसी नॉर्मल जेल ब्रेक जैसा नहीं था। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग की गई थी। गर्मियों का मौसम था और डिलिंजर अपने गैंग के साथ जेल में कैद था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी का सबसे डेयरिंग प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहा था। उनके पास एक फेक गन थी जो उसने जेल में ही लकड़ी और पेंट की मदद से बनाई थी। ये गन बिल्कुल असली गन की तरह दिखती थी। डिलिंजर ने अपनी जेल ब्रेक के लिए इस वुडन गन का इस्तेमाल किया था। ये एक सिंपल और दिमाग को चकरा देने वाला आइडिया था। लेकिन क्या थी डिलिंजर की पूरी कहानी? क्या जेल से भागने के बाद डिलिंजर बच पाया? और कैसे ये जेल एस्केप वर्ल्ड के टॉप 10 बिगेस्ट, क्रेजी और अनबिलीवेबल जेल एस्केप में दर्ज हो गया? ये जानने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप लोगों का क्राइम स्टूडियोज चैनल में। 1930 में अमेरिका बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। द ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी कंट्री को अपने अंधेरे में घेर रखा था। जहां एक तरफ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने स्ट्रगल का जवाब इलीगल तरीकों से दे रहे थे। उनमें से एक था जॉन डिलिंगर, जिसका नाम उस समय के सबसे डेंजरस क्रिमिनल में शामिल हो गया था। जॉन डिलिंजर का जन्म 22 जून 1903 को इंडियाना पॉलिस के इंडियाना में हुआ था। डिलिंजर का बचपन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। उसके माँ बाप के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहते थे और उनका घर एक टिपिकल लोअर मिडिल क्लास फैमिली था। डिलिंजर ने अपने अर्ली लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके अंदर एक रेबेलियस नेचर डेवलप होता गया। वो अर्ली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होता गया और अपनी टीनएज की उम्र में ही वो चोरी चकारी करने लग गया। पहले तो वो छोटी मोटी चोरी करता, लेकिन 1920 तक डिलिंजर ने बैंक रॉबरीज और आर्म वेपन रॉबरीज भी करना शुरू कर दिया। वो अपने गैंग के साथ मिलके बैंक को लूटने की प्लानिंग बहुत ही केयरफुली करता। डिलिंजर की ये प्लानिंग बहुत ही स्मार्ट थी, इसीलिए उन्होंने काफ़ी टाइम तक लॉ को कंफ्यूज किया। 1924 में जॉन डिलिंजर ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक रॉबरी की थी, जिसमें उन्होंने एक बैंक को लूट लिया था। ये चोरी डिलिंजर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उनको पकड़ लिया गया और डिलिंजर को पकड़कर इंडियाना की क्राउन पॉइंट प्रिजन भेज दिया गया। डिलिंजर को इस केस में 18 साल की सजा मिली थी। इस सजा के बाद डिलिंजर की लाइफ काफ़ी बदल गई थी। जेल में डिलिंजर का पहला दिन बहुत ही बेकार गुजरा था। ये एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन था और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही हार्श था। डिलिंजर को अपने नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा था। उसको स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन के अंडर रहना पड़ता था और ये जिंदगी उसके लिए चैलेंजिंग थी, जो कि पहले एक फ्री स्पिरिट और रेबेलियस लाइफस्टाइल जीता था। प्रिजन में डिलिंजर का डेली रूटीन काफ़ी फिक्स्ड और मोनोटोनियस था। अगर मैं मॉर्निंग रूटीन की बात करूं, तो सो के उठने के बाद सबसे पहले प्रिजनर्स को एक लाइन में खड़े होना पड़ता था, जहां उनकी काउंटिंग होती थी। साथ ही साथ प्रिजन में प्रिजनर्स को अलग अलग काम भी दिए जाते थे, जैसे कि किचन में काम करना, क्लीनिंग या प्रिजन का मेंटेनेंस करना। डिलिंजर को भी इनमें से किचन में काम दिया गया। ये काम प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए दिए जाते थे, लेकिन डिलिंजर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जेल के अंदर काम करते हुए वह ऐसे सामान चोरी कर सकता था जिससे जेल एस्केप करने में उससे मदद मिले। साथ ही साथ प्रिजनर्स का एक्सरसाइज टाइम भी होता था। ये एक तरीके से उनको मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए किया जाता था। डिलिंजर भी अपने आप को फिजिकली फिट रखने पर फोकस करता था, क्योंकि उसने सोचा कि एक दिन वो इस जेल से भाग सकता है और इसके लिए उसे अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है। अगर हम खाने की बात करें, तो खाना भी फिक्स टाइम पर मिलता था। ये एक सिंपल और बेसिक खाना होता था। प्रिजनर्स को खाना थोड़ा कम क्वालिटी का मिलता था और वो मोस्टली ब्रेड, राइस और दाल और सिंपल वेजिटेबल्स होते थे। कुछ इसी तरीके से डिलिंजर की लाइफ कट रही थी। लेकिन एक दिन जब डिलिंजर किचन में काम कर रहा था, तो उसे एक रस्सी दिखाई देती है। जिस रस्सी को देखकर उसे लगता है कि ये एक सांप है, बट जब वो उसे ध्यान से देखता है, तो उसे पता चलता है कि ये उसकी आंखों का धोखा था, क्योंकि वो सच में एक रस्सी थी। तभी डिलिंजर को एक ऐसा आइडिया आता है जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। डिलिंजर फौरन ही सोचता है कि अगर मैंने एक रस्सी को सांप समझ लिया है, तो क्यों ना मैं भी
एक ऐसा हथियार तैयार करो जिसे देखकर गार्ड्स डर जाएं। और तभी वो सोचता है कि वो लकड़ी और पेंट की मदद से एक गन तैयार करेगा। तो सबसे पहले उसे कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी थी, जो उसे किचन में ही मिल जाती है। उसके बाद वो अपने दोस्तों से बात करता है, जो जेल में पेंटिंग या मेंटेनेंस का काम करते थे। वो उनसे कहता है कि क्या मुझे थोड़ा सा ब्लैक कलर मिल सकता है। तो वो लोग भी डिलिंजर को अच्छी तरीके से जानते थे, तो उन्होंने भी आसानी से ब्लैक कलर डिलिंजर को दे दिया। अब क्योंकि डिलिंजर अपने स्ट्रगलिंग डेज में कारपेंटर का भी काम कर चुका था, तो उसे एक लकड़ी का गन बनाने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं हुई। वो अपने सेल में उन लकड़ी को छुपा के रखता था, और रात के समय जब सभी कैदी सो जाते हैं और गार्ड्स भी कैदियों पे ध्यान देना थोड़ा कम करते हैं, तब डिलिंजर अपनी गन को तैयार करने में लगे रहता था। दरअसल जो उसे खाना खाने के लिए प्लेट मिली थी, वो उसे काट देता है और उसे एक शार्प आरी की तरह यूज़ करता है, और लकड़ियों को बराबर शेप में काटने के बाद उस पे वो कलर कर देता है। डिलिंजर की लाइफ पे बनी डॉक्यूमेंट्री में उसने ये भी बताया था कि गन बनाने के लिए उसने नहाने वाले साबुन का भी इस्तेमाल किया था। खैर, धीरे धीरे डिलिंजर की गन तैयार होने लग जाती है, और केवल 12 दिनों में वो अपनी गन पूरी तरीके से बना लेता है। अब बस उसे गार्ड्स पर निगरानी रखनी थी, और सही मौका पाते ही इस जेल से फरार हो जाना था। गार्ड्स पे नज़र रखते समय वो गार्ड्स की शिफ्ट टाइमिंग और रूटीन को फॉलो करता है। तभी उसे पता चलता है कि शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक एक ऐसा समय है जब डबल गार्ड एक साथ नहीं होते हैं, क्योंकि ये शाम की शिफ्ट का टाइम चेंज होने का समय था। इस वक्त कोई एक ही गार्ड डिलिंजर के सेल के बाहर पहरा देता है, और उसने यही समय को जेल से एस्केप होने के लिए चुना। देखते ही देखते तारीख आ जाती है 3 मार्च 1934 की। अपने डेली रूटीन के हिसाब से जेल का एक गार्ड जॉन डिलिंजर की सेल में उसे शाम का खाना देने के लिए जाता है। लेकिन तभी डिलिंजर अपनी वुडन गन को निकालता है और उस गार्ड को दिखाता है। डिलिंजर ने उसे बोला कि अगर वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करेगा तो वो उसे मार देगा। गार्ड डर जाता है और वो डिलिंजर का कहना मान लेता है। तभी उस गार्ड के सर के ऊपर बंदूक लगाकर डिलिंजर बाकी गार्ड्स को भी डरा देता है, और धीरे धीरे उस गार्ड के सहारे जेल से बाहर आ जाता है। गार्ड्स ने भी सोचा कि अगर ये अभी भाग रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसे एक ना एक दिन जरूर पकड़ लेंगे। जेल से भागते ही जेल प्रशासन, गार्ड्स और पुलिस की बहुत ज्यादा बदनामी होती है, और जेल से निकलने के बाद डिलिंजर अपनी आइडेंटिटी और नाम को बदल लेता है और अपने दोस्तों के साथ एक सेफ हाउस में जाकर छुप जाता है और वहीं पे रहने लग जाता है। और डिलिंजर सोचता है कि वो कभी पुलिस के हाथ नहीं आएगा, लेकिन अब बात सिर्फ पुलिस तक नहीं रही थी, क्योंकि अब इस केस को एफबीआई अपने हाथ में ले लेती है और वो डिलिंजर का पीछा करना शुरू कर देती है। उन्होंने उसे ढूंढने के लिए हर तरीके की टैक्टिक्स का यूज कर लिया था, लेकिन डिलिंजर का लक इतना अच्छा था कि वो हर बार एफबीआई के हाथों से बच निकलता था। जॉन एडगर हूवर, जो उस वक्त एफबीआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने डिलिंगर को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की थी। डिलिंगर को पकड़ने के लिए एफबीआई ने सबसे पहले उन लोगों को टारगेट किया जो उसके क्लोज थे, उसके गैंग मेंबर्स और वो लोग जो उसके साथ काम करते थे। डिलिंगर ने कई बार अपनी आइडेंटिटी बदली और अपने फिजिकल अपीयरेंस को वह ऐसे चेंज करता जैसे वो कोई जादूगर है, लेकिन हर बार डिलिंगर का छुपना और एस्केप करना मुश्किल होता जा रहा था। एफबीआई और पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन वो अपनी स्मार्टनेस, तेज दिमाग और क्रिमिनल माइंडेड होने की वजह से बच निकलता था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है जब एना सेज ने अपने आप को एफबीआई के साथ डील कर लिया। एना सेज एक रोमेनियन इमिग्रेट थी जो शिकागो में एक ब्रॉथल चलाती थी। डिलिंजर और एना सेज की पहचान वहीं हुई थी, और वो दोनों काफी टाइम तक एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। डिलिंजर के साथ एना का पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शन था, और उनका रिलेशनशिप काफी क्लोज हो गया था। एना को डिलिंजर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन थी, और इसीलिए एना ने एफबीआई के साथ डील किया। एना ने जुलाई 22, 1934 को एफबीआई को बताया कि डिलिंजर बायोग्राफी थिएटर जाने वाला है। एफबीआई को एना की मदद से ये क्लू मिला कि डिलिंजर वहां जा रहा है, और उस दिन एना ने एक रेड ड्रेस पहनी हुई थी, इसीलिए मीडिया ने उसे द वुमेन इन रेड का नाम दे दिया।
जुलाई 22, 1934 को डिलिंजर अपने गैंग के साथ उसी थिएटर में पाया गया। एफबीआई एजेंट्स थिएटर के आसपास के एरिया को ब्लॉक कर चुके थे और डिलिंजर को पूरी तरीके से घेर चुके थे। तभी जब डिलिंजर को यह खबर मिली कि डिलिंजर की जान खतरे में है, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एफबीआई ने पहले से ही उसका रास्ता बंद कर रखा था। डिलिंजर को एफबीआई पकड़ लेती है और इनकाउंटर का नाम देकर डिलिंजर को मार देती है और इसी के साथ उसका डेंजरस क्रिमिनल करियर खत्म हो जाता है। जॉन डिलिंजर की मौत के बाद उसके नाम पर एक म्यूजियम भी बनाया जाता है, जो कि इंडियाना में ही लोकेटेड है। अगर आप लोग कभी इंडियाना जाते हो तो आप इस म्यूजियम में विजिट भी कर सकते हो। यहाँ आप लोगों को डिलिंजर की लाइफ की कई सारी हिस्टोरिक चीजें देखने मिलेगी, जिसमें से एक वो नकली गन भी है जिसकी मदद से डिलिंजर ने जेल एस्केप किया था। तो यही थी कहानी अमेरिका के सबसे बड़े गैंगस्टर जॉन डिलिंजर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्राइम स्टूडियोज की ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आप लोग और भी जेल एस्केप या फिर बैंक रॉबरीज के वीडियोस देखना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल की बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्राइम स्टूडियोज चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही क्रेजी कहानी आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।